हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज एजुकेटर सिमरन। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स, या मैं कह दूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलूं चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलूं, आपका यूजी लेवल का अगर सब्जेक्ट है ये, तो आप दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने आए हो चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने आए हो। सो बता देती हूँ, आज जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अभी तक हमने क्या देख लिया था? हमने ये देख लिया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे हमको पता करना है। यूटिलिटी एनालिसिस किया था कंज्यूमर का। क्यों कंज्यूमर यूटिलिटी एनालिसिस पहले पढ़ा था? क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स का जो पहला रीजन है कि हमें क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो उसका सबसे पहला रीजन यही है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो वो ह्यूमन वांट्स के बारे में हमें पहले देखना पड़ा, यूटिलिटी देखना पड़ा कि कौन से गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके वो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, किस गुड्स के कंजप्शन से वो ज्यादा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो सेटिस्फैक्शन लेवल फिर देखा, सेटिस्फैक्शन लेवल में क्या आ गया, फिर टोटल यूटिलिटी उसको कितनी मिल रही है और मार्जिन यूटिलिटी कितनी मिल रही है। तो ये सारे कंसेप्ट जो है हमने देख लिया है। टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच में देख लिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, दूसरा आया इक्विलिब्रियम मार्जिन यूटिलिटी। फिर नेक्स्टली आपका आया ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व ये पूरी यूटिलिटी एनालिसिस करने के बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक देख लिया। अब हमें कंज्यूमर बारे में पढ़ लिया, तो अब हमें क्या पढ़ना था? अब हमें डिमांड के बारे में पढ़ना था कि कंज्यूमर कैसा डिमांड करता है, उसके नीड, वांट्स, डिजायर। डिमांड कब होता है? तो डिमांड का मतलब क्या? नीड है बस? क्या उसका जो वांट है, जो ह्यूमन वांट हमने पढ़ा, क्या वही है उसका डिमांड? सो इस तरह हमने डिमांड का एनालिसिस देखा, डिमांड का मीनिंग देखा, और फिर जाके हमने लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट समझा। और लॉ ऑफ डिमांड के कंसेप्ट समझने के बाद पता चला कि इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। उस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए हमने क्या पढ़ा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इस तरीके से आपका इकोनॉमिक्स का सफर शुरू हुआ था, चल रहा है, अभी भी कंटिन्यूस है, चल रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन को लेके, प्रोड्यूसर को लेके, जिसको हम कह सकते हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन बोलूं या प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम पढ़ूं, जो स्टार्टिंग में हमने एक पहला लेक्चर लिया था उसमें बताया भी था आपको कि हम तीन चीजों की स्टडी हम करते हैं अपने इकोनॉमिक्स में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, और मार्केट की बात करते हैं। तो इन तीन की बात कर रहे हैं। इसमें से कंज्यूमर की बात हो चुकी है, डिमांड की बात हो चुकी है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो चुकी है। आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका प्रोडक्शन फंक्शन को लेकर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अपने स्लाइड पे क्या लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है यहाँ पर, मिस बिल्कुल मत करना, थोड़ा सब्र करना, समझाऊंगी एक करके। प्रोड्यूसर के बिहेवियर को, कंज्यूमर बिहेवियर तो हमने देख लिया कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर के वांट्स हैं कुछ, उन वांट्स को उनको पूरा करना है। सो कौन सा गुड्स है जो उसके वांट्स को पूरा कर रहा है। अब यहाँ पर किसके पॉइंट है? कंज्यूमर में हम और आप तो इमेजिन कर लिए थे अपने आप को। अब हमें और आपको क्या बनना होगा? प्रोड्यूसर बनना होगा। अब हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब हमें वो सोच के, वो समझते हुए अपने आप को इमेजिन करना है। ठीक, देखो इमेजिन करोगे, अपने आप को उस जगह पे रखोगे, तब इस चीज को थोड़ा सा रिलेट अच्छे से कर पाओगे। ओके, चलो। सो प्रोड्यूसर का बिहेवियर देखना है, तो प्रोड्यूसर क्या है? अब पहले सब सवाल यही आता ना कि हु इज प्रोड्यूसर। आप प्रोड्यूसर कह रही हो मैम इमेजिन करने को, हमें यस इमेजिन करने को कह रही, तो प्रोड्यूसर होता कौन है? कौन है प्रोड्यूसर? तो प्रोड्यूसर कौन है? एज इकोनॉमिक एजेंट हुज मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक इकोनॉमिक एजेंट है, मतलब पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक थिंकिंग है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। एक इकोनॉमिक एजेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज करना अपने प्रॉफिट को, अपने प्रॉफिट को क्या करना? बढ़ाना, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना। ठीक, और साथ ही साथ क्या करना? मिनिमाइज करना अपने कॉस्ट को, प्रॉफिट को बढ़ाना और कॉस्ट को क्या करना? कम करना। ये एक प्रोड्यूसर का मेन कंसेप्ट है, क्योंकि प्रोड्यूसर मतलब एक बिजनेसमैन की हम बात कर रहे हैं, एक कंपनी की बात करें, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। उसका मेन मोटिव क्या हो गया? फिर यहाँ पर यही हो गया कि हर एक कंपनी किस लिए आती है? अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए आती है। प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे होगा? प्रॉफिट इंक्रीज करना है, लेकिन कुछ समटाइम्स लिखा है, समटाइम्स क्यों लिखा है? समटाइम मिनिमाइज कॉस्ट क्यों लिखा है? क्यों नहीं सिर्फ ले दिया प्रॉफिट को बढ़ाओ और कॉस्ट को कम करो? क्योंकि समटाइम इसलिए लिखा है क्योंकि कॉस्ट, कुछ मिनिमम कॉस्ट तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप अपनी क्वालिटी में खराबी करके उस कॉस्ट को घटा रहे हो तो वो गलत तरीका हो गया। तो हमें क्वालिटी कम ना करके, क्वालिटी ना कम करते हुए अपने कॉस्ट को घटाना है, अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तब और फिर उससे फिर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि वो प्रोड्यूसर है, वो देन दिस इज अ राइट प्रोड्यूसर। जिसने प्रॉफिट कम करना है, प्रॉफिट ज्यादा करना है, लेकिन अपने कॉस्ट को कभी कभी उसको कम भी करते रहना होगा, जिसके लिए दो कंसेप्ट पढ़ाया जाता है जो आपके सब्जेक्ट में है नहीं, लेकिन मैं आपको याद आ गया इसलिए मैं बढ़ा रही हूँ। एक होता है कॉस्ट कंट्रोल, एक होता है कॉस्ट कंट्रोल और दूसरा होता है कॉस्ट
रिडक्शन, ये मुझे रिडक्शन लिखना था, ये क्या लिखा गया, RE हट गया उसमें से, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब जिसको भी पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन दोनों, ये दोनों का मतलब सेम है कि कुछ अलग है कि क्या है। आपका कमेंट में देखूंगी, उस हिसाब से मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा उसमें मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगी इस क्वेश्चन का जो मैंने पूछा है कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कब होता है कॉस्ट कंट्रोल, और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, या दोनों सेम होता है। इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर देना, ठीक। स्टार्टिंग मैंने सवाल से कर दिया बट कोई नहीं, मुझे एकदम से याद है, कॉस्ट से मुझे याद आ गया, मिनिमाइज कॉस्ट करने से मुझे याद आ गया, ठीक। चलो, सो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, कुछ उसको क्या है उसमें इसने बात कर दी, कुछ मुझे इनपुट देना है, ठीक, और कुछ उसका लेवल ऑफ आउटपुट आएगा। ये मैंने इनपुट दिया, ऐसा काम करना है जिसमें मैंने कुछ लगाया, इनपुट दिया, अब फिर इनपुट का क्या आउटपुट निकल के आता है। एक तरीके से इन्हीं दोनों का रिलेशनशिप बताता है आपके प्रोडक्शन में, इन्हीं दोनों का क्या रिलेशन है कि कितना प्रोड्यूसर ने इनपुट देना है और कितना उसको आउटपुट मिलेगा। और जिस लेवल पे जहां पे उसने इनपुट दिया और आउटपुट दिया सेम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर। ओके, जैसे आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो रहा था कि जितना इनकम एक कंज्यूमर लगा रहा था उतना ही उसको सेटिस्फैक्शन उस प्रोडक्ट से मिल रहा था। तो जहां पर ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट करी थी वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, तो वहीं पर यहाँ पर आ गया जितना उसने यहाँ कॉस्ट लगाया, कॉस्ट लगाने पे जितना उसको रेवेन्यू मिलना था, रिटर्न मिलना था, उतना ही उसको मिला, और वो जो क्रॉस आ रहा है वहां पर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक। सो अब यहाँ पर लिखा भी है बीच में डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। सो बेसिकली प्रोड्यूसर का मेन काम क्या है कि अपने रेवेन्यू में से कॉस्ट को घटाएंगे, कॉस्ट को घटाएं, रेवेन्यू में से कॉस्ट को घटाएं तो हमें क्या निकल के आएगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। रेवेन्यू ही प्रॉफिट नहीं होता, ये मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में ही बताया हुआ है कि प्रॉफिट में और रेवेन्यू में डिफरेंस है। ये नहीं कि रेवेन्यू जो आया है वही हमारा प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू वो होता है जितना हमने सेल किया, जितना हमने सेल अपना प्रोडक्शन बेचा, जितना भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसको बेचा है, जो सेल किया है वो हमारा रेवेन्यू हुआ। रेवेन्यू के बाद अगर जो खर्चा हमने वो लगाया था प्रोडक्शन करने में उसको हम माइनस कर देते हैं, तब जाके हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। इसलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला ये बनता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और यही बात यहाँ पर प्रोड्यूसर ने की है कि प्रोड्यूसर क्या है, जिसने अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और अपने कॉस्ट को कभी कभी कम करना है, और जो लेवल ऑफ आउटपुट उसको निकल के मिल रहा है, जो इनपुट उसने दिया और जो आउटपुट निकल रहा है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वही आपका प्रोडक्शन फंक्शन में देखा जाता है। ओके, सो अब फिर क्या आया नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपका ये है कि कंज्यूमर को क्या ध्यान में देना है। प्रोड्यूसर टेक्स डिसीजन अबाउट, किस बारे में उसको डिसीजन लेना होता है। अगर हम और आप हैं, अगर हमें कोई कंपनी खोलनी है, चलिए मान लीजिए हमें एक स्टार्टअप करना है, एक नया काम शुरू करना है हमें, तो हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले तो ये सोचेंगे ना बनाना क्या चाहिए हमें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाएं, ऐसा कौन सा गुड्स बनाएं, ऐसा कौन सी सर्विस दें, हम क्या चीज ऐसा बेचें, क्या कौन सी वैल्यू ऐसी बेचें। एक्चुअली में गुड्स और सर्विसेज नहीं सिर्फ बिकते हैं, हम क्या बेचते हैं, हम वैल्यू को बेचते हैं। ऐसी कौन सी वैल्यू हम बनाएं, ऐसा कौन से बेनिफिशियल चीज जो कंज्यूमर को चाहिए, जो कस्टमर को चाहिए, उसकी क्या नीड है, उस नीड को आइडेंटिफाई करके, नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस नीड को आइडेंटिफाई करके हम फिर उस प्रोडक्ट को बनाएं, उस प्रोडक्ट को, सर्विस को, जो भी उसकी नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो एक सामान बना रहे हैं। एक जैसे कि लैपटॉप ही अगर है तो लैपटॉप इसलिए नहीं आया था कि आपको डेस्कटॉप जो है, आपको जैसे डेस्कटॉप आप यूज करते थे तो उसमें सोचे होगे ना कि काश हम इसको उठा के यहाँ से वहां ले जा सकते, काश ये मेरे साथ चल सकता, या हम उसको उठा के कहीं और ले जा सकते, घर आएंगे तभी उस पर काम कर सकेंगे, ऑफिस जाएंगे तभी उस पर काम कर सकेंगे। तो उसके लिए क्या आ गया, जो प्रोड्यूसर था उसने सोचा ना कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को ऐसा भी चाहिए कि वो उस चीज की मोबिलिटी भी हो सके, कि उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सके। तो उसके लिए क्या आ गया, लैपटॉप आ गया। काम तो वो कंप्यूटर भी वही कर रहा था, सेम काम हो रहा था, लेकिन एक एक्स्ट्रा नीड जो थी कस्टमर की, उसको फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर ने अपने गुड्स में चेंजेस लेकर आया, नया गुड्स लेकर आया, नया सामान लेकर आया, नई वैल्यू लेकर आई, नए बेनिफिट्स लेकर आए कि इस वाले में ये बेनिफिट्स थे, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट लेकर आई उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी आ गए हैं, ऐड हो गए। तो कस्टमर जो जाता है वो प्रोडक्ट लेने नहीं जाता है, वो क्या लेने जाता है, बेनिफिट्स लेने जाता है कि इसको खरीदने से हमें क्या फायदा मिलेगा, क्या हमको ये पैसा जो हम लगा रहे हैं उसमें हमको क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या फायदा मिल रहा है, क्या बेनिफिट्स मिल रहा है। तो प्रोड्यूसर को भी, जो मार्केटर है, जो उसको बेच रहा है, उसको भी क्या देखना पड़ेगा, उस बेनिफिट्स को देखना पड़ेगा कि जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो उसके कॉस्ट जो उसने लगाया है, जो इन कस्टमर
जो है अपनी इनकम लगा रहा है, उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर प्रोड्यूसर उसको भी कॉस्ट लगा रहा है तो उसको भी उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी बात आपका ये प्रोड्यूसर बिहेवियर करता है। या कंज्यूमर बिहेवियर में भी यही होता है कि आपको क्या बेचना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, तो कंज्यूमर का ही परसेप्शन देखना पड़ेगा, उसकी क्या नीड है, प्रोड्यूसर उसके बारे में जानेगा, तब जाके वो सोच पाएगा कि क्या उसको बेचना चाहिए, तो क्या प्रोड्यूस करना है। तो प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो या तो कस्टमर की नीड हो कि उसको चाहिए, या कुछ नया हो कि नीड एंड नीड थी नहीं। एक होता है ना कि एक नीड होती है जो पता होती है कि ये सामने वाले को ये नीड है तो मैंने उसको बना दिया। एक होता है पता नहीं होता है, बट जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तब लगता है कि अरे हाँ ये तो ऐसा कुछ चाहिए ही था हमको, या ये ऐसा तो ये तो प्रोडक्ट की जरूरत थी ही थी। तो ये आपको आइडेंटिफाई करें। प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, हम और आप प्रोड्यूसर हैं, हम और आप कंपनी खोले हैं, कोई स्टार्टअप किए हैं, तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट फिर क्या आता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक्स में ये पॉइंट क्यों रखा गया है हाउ मच टू प्रोड्यूस, इसी वजह से रखा गया है क्योंकि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग से हम पढ़ के आ रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कितना प्रोड्यूस करना और किसके लिए करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, इसके बारे में फिर हमको एनालाइज करना पड़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब आपको टेक्निक देखना पड़ेगा, किस टेक्निक के हिसाब से, जो मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग में पढ़ाया भी था जिसमें 3 हमने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इस 3 क्वेश्चन की बात हमने की थी। सो यही 3 क्वेश्चन बेसिकली वही है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, चाइल्ड प्रोडक्ट है, बच्चे के लिए है, फीमेल्स के लिए है, मेंस के लिए है, एज की बात करें तो यंगस्टर्स के लिए है कि ओल्ड एज वालों के लिए है। सो ये क्राइटेरिया हमको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि एज अ सोसाइटी हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सबकी इच्छाओं को पूरी करना हमारे बस की बात नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ लोग की इच्छाओं को ही पूरी कर देते हैं। तो वो एक आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसके लिए बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ये तो देख लिया आपने, ठीक। उसके बाद नीचे जो आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस में चॉइस ऑफ टेक्निक की बात करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में आपके 2 ही चॉइस हैं, एक होता है लेबर इंसेंटिव और दूसरा होता है कैपिटल इंसेंटिव। लेबर और कैपिटल की बात करता है। लेबर इंसेंटिव क्या हो जाता है, जहां पर आपको लोगों की ज्यादा जरूरत है, आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जहां पर आपको काम करने वाले हाथ बहुत सारे चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए जो वो काम करवा सकते हैं, काम वो पूरा हो सकता है। जैसे कि अगर कोई हैंडमेड चीज है, हैंडमेड का ही है आपका, जो आप हैंडमेड का ही सामान बनाते हो, तो उसके लिए आपको हैंडमेड बना दो तब उसमें मशीन तो यूज करोगे नहीं, आपको लोग ही चाहिए होंगे उसको बनाने के लिए। तो आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, लेबर इंसेंटिव। कैपिटल इंसेंटिव कहाँ यूज कर सकते हो कि आपको क्या करना है, बल्क प्रोडक्शन करना है। मान लो आपको बल्क प्रोडक्शन करना है, आटे का, मैदे का, ऐसी चीज का, सूजी का, ये सब का करना है, तो फिर क्या करोगे, आपको लेबर तो लिमिटेड ही चाहिए उस मशीन को चलाने के लिए कि जो उस प्रोडक्शन वो हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, बड़े बड़े मशीन चाहिए होंगे, प्लांट्स चाहिए होंगे जहां आप उसको बैठाओगे, रखोगे और फिर उसमें प्रोडक्शन होगा, ठीक। उसमें फिर वो जो मटीरियल आपका बनाना है वो प्रोडक्ट वो बनेगा, तो उसमें क्या फिर चाहिए आपको, कैपिटल इंसेंटिव चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट सर्विस, या जो भी आप चीज वैल्यू, जो भी बेनिफिट्स आप दे रहे हो, जो भी एक्सचेंज आप दे रहे हो सामने कस्टमर को, वो किस मेथड से आप प्रोड्यूस करोगे उसकी बात भी आपको सोचनी पड़ेगी। और लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हाउ टू कंबाइन डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैसे आप डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हो। तो बेसिकली कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपके पास, बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, मे बी आपको पता भी होगा। ठीक, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेनली 4 है, और भी हो सकते हैं, और अदर चीज भी अफेक्ट कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट सर्विस जो भी प्रोवाइड कर, अकॉर्डिंग टू द कंपनी इन नेचर, ठीक। लेकिन मेनली कौन से 4 है, पहला आपको लैंड चाहिए, दूसरा आपको काम करने वाले लोग चाहिए, लैंड, लेबर, तीसरा आपको पैसा चाहिए, और चौथा आपको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं लिखती हूँ, ओनली एंटरप्रेन्योर लिखती हूँ, ठीक, एंटरप्रेन्योर चाहिए। सो ये बेसिक आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब इन 4 फैक्टर का कॉम्बिनेशन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जो आपको इनोवेटिव आइडिया दे रहा है,
आपको बता रहा है कि कैसे आपको बिजनेस को अच्छी तरीके से, इनोवेटिव, क्रिएटिव तरीके से कर सकते हो। वो इन चारों को किस तरीके से वो कंबाइन करता है, प्रोड्यूसर इन चार डिफरेंट फैक्टर्स को कैसे कंबाइन कर रहा है, इसकी क्वेश्चन भी आपके प्रोडक्शन में आती है। प्रोडक्शन जो हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन चार चीज के बारे में उसके बिहेवियर को समझा जा सकता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, कितना प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे, और कैसे इन सारे फैक्टर्स को, जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन में मेनली यूज हो रहे हैं, इन सारे फैक्टर को कैसे वो कंबाइन करके अच्छा एक आउटपुट दे सकता है। तो बेसिकली आपको इनपुट चाहिए और इनपुट का आउटपुट कितना निकलेगा, यही रिलेशनशिप अब आपके प्रोड्यूसर के बिहेवियर में देखा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। ओके सो अगर एक छोटे से लाइन में लिखें हम, अगर एक छोटे से लाइन में मैं लिखूं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या है, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कितना इनपुट आप दे रहे हो और कितना आउटपुट आपको मिल रहा है, इसका रिलेशन बताता है आपका प्रोड्यूसर का बिहेवियर। ठीक, प्रोड्यूसर बिहेवियर में आप यही पढ़ते हो, कितना उसने इनपुट डालना है और कितना उसको आउटपुट मिल रहा है, कैसे मिलेगा, जो प्रॉफिट उसको मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, इसी की बात आपकी इसमें की गई। अब इनपुट का मतलब क्या हो गया, इनपुट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इनपुट का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स, खर्चे कौन कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे वजह है जिससे आपका खर्चा बढ़ रहा है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। और फिर नेक्स्ट देखना है कि आप आउटपुट मतलब कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर सकते हो, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर सकते हो, इसकी बात आपके आउटपुट में हुई। तो बेसिकली आपको प्रोड्यूसर में क्या पढ़ना है कि कैसे आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाओ और अपने कॉस्ट ऑफ फैक्टर को कम करो या मिनिमम करो, कम तो नहीं कर सकते हो, एकदम से कम नहीं हो सकता, मिनिमम करो और इसको मैक्सिमम करो, ताकि आपको प्रॉफिट अल्टीमेटली आपको क्या मिल सके, अल्टीमेटली इससे मोटिव क्या है, आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज आप कर सको। ठीक, ये था आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिटेल सारी चीज। और साथ ही साथ आपको प्रोड्यूसर में क्या पढ़ना है, इनपुट कितना है, कितना इनपुट डाला जाए और कितना आउटपुट निकल रहा है, इसकी बात आपकी आज के लेक्चर में हुई है। चलिए तब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपके इसी का हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या उत्पाद करना है, कितना करना है, कैसे करना है, और जो भी विभिन्न आपके फैक्टर्स है उसको कैसे कंबाइन करना है, मैनेज करना है। ओके चलिए, सो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ आपके LU BCom फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस चल रही हैं। जितने बच्चे अभी भी इनरोल नहीं किए हो जल्दी से इनरोल कर लो, आपका 100% कवरेज सिलेबस के साथ मेंटरशिप मिलेगा और 24/7 डाउट सपोर्ट रहेगा। डाउट सपोर्ट कैसे रहेगा मैम, व्हाट्सएप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अभी भी ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने आगे कंसेप्ट पे, टॉपिक से बढ़ते हैं। सो अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। सो द बेसिक इनपुट यूज फॉर प्रोडक्ट्स, जो बेसिक आपको बताया था मैंने आपको पहले बता दिया कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, लैंड क्या है, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज में सारा लैंड आ जाता है। नेचुरल लैंड में सिर्फ लैंड नहीं, सब जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ जिसके सॉइल पे करना है, कैसा वाटर आपको चाहिए, कैसे मिनरल्स आपको चाहिए, डिपेंड करता है ना आपका जैसा प्रोडक्शन है। एग्रीकल्चर अगर कर रहे होगे तो आपको वैसा ही लैंड चाहिए होगा, वैसी ही जमीन चाहिए, इनफर्टाइल नहीं चाहिए, फर्टाइल जमीन चाहिए होगी जहां पर आप अपना प्रोडक्शन कर पाओगे। ठीक, सो आपको एरिया पहले देखना पड़ेगा, आपको किस एरिया में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको लैंड लेना होगा। नेक्स्ट आता है लेबर, कि अब उस लैंड पे काम करने के लिए लोग, ह्यूमन एफर्ट्स तो चाहिए ना, तो आपको एक फिजिकल और मेंटल हेल्प चाहिए होगा, जो कि कौन देगा, आपको एक एम्प्लॉय देगा, एक लेबर देगा, जिसको आप क्या दोगे, वेजेस दोगे या सैलरी दोगे, तो आपको एक लेबर चाहिए। ठीक, लेबर चाहिए, एक नहीं कई सारे चाहिए। फिर कैपिटल मतलब मैन मेड रिसोर्सेज है। कैपिटल क्या है, जो लैंड था वो क्या है, ह्यूमन नेचुरल रिसोर्स है, याद रखना, ये भी याद रखना क्या जो मैं बोल रही हूँ। लैंड क्या है, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जिसकी जरूरत आपको होगी। ठीक, लेबर क्या है, लेबर क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है आपका, लेबर क्या हो गया आपका, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ठीक, और कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल हो गया आपका मैन मेड रिसोर्स, ये चीज याद रखना। ठीक,
मैनमेड रिसोर्स। अब फिर बात आ जाती है तो मैनमेड रिसोर्स में क्या आ गया, मशीन, टूल, बिल्डिंग, ये सारे अदर चीजें, रॉ मटेरियल हो गया, सब चीज को खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, बेसिकली आपको कैपिटल चाहिए होगा, पूंजी चाहिए होगी, जिसकी वजह से आप अपना काम जो है वो आगे बढ़ा सको। तो भूमि, श्रम, पूंजी और आपको एंटरप्रेन्योर चाहिए। एंटरप्रेन्योर में क्या है, रिस्क बेयरिंग डिसीजन मेकिंग रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो मेन जो आपका रिस्क लेता है, जो आपको क्रिएटिविटी ला के देगा अपनी चीजों में, जो आपको प्रोडक्ट बेचना है, ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज सब कुछ बिक रहा है, तो उसमें क्या नया चीज आप कर सकते हो, क्या नया आप बेचोगे, इसकी बात ये चीज कौन सोचता है, ये आपको एंटरप्रेन्योर दिखाता है। रिस्क जो ले रहा है, इनोवेशन जो कर रहा है, क्रिएटिविटी जो माइंड उसके हमारी है, वो आपको ये देता है। और इसका काम क्या है, डिसीजन लेना, डिसीजन लेना आपके जो भी आपके प्रोडक्शन के फंक्शंस आगे जो भी काम होंगे उसमें लेने। ठीक, क्लियर है? चलो, और यहाँ पर जो लाइन लिखा है यहाँ पर कि सम मॉडर्न इकोनॉमिक्स आल्सो ऐड नॉलेज एज अ फैक्टर। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जो आपके इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने क्या कहा है कि हम नॉलेज को भी एज अ फैक्टर मान के चलते हैं। बेसिकली तो चार ही होते हैं, यही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ही होता है। लेकिन फिर क्या हो जाता है, कुछ लोगों ने इसको कहा है कि आप नॉलेज को भी एज अ फैक्टर ले सकते हो, कि आपके पास जमीन है, आपके पास पैसा भी हो गया, आपके पास काम करने वाले लोग भी हैं और आपके पास आइडिया भी है। ठीक, एंटरप्रेन्योर में एक तरीके से नॉलेज अपने आप ये हो सकता है। एंटरप्रेन्योर का रिस्क उसने लिया, एक होता है यहाँ पर सिर्फ कहा जाता है एंटरप्रेन्योर क्या है, जिसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हर चीज में हो सकता है, क्या पर उसको लैंड बहुत सारा है, लेबर उसके पास बहुत काम, पैसा उसके पास बहुत सारा है, तो उसने रिस्क लिया, काम कराया। लेकिन अल्टीमेटली आपको इसके साथ और क्या, एंटरप्रेन्योर में एक और चीज क्या होना चाहिए, उसके पास नॉलेज भी होना चाहिए, आइडिया भी होना चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, तो उसको इसमें ऐड अल्टीमेटली किया गया है। लेकिन बेसिकली चार ही होते हैं, आपको ये चार ही याद रखने हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको आज जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर का जो बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर में आपने देख लिया टाइप ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इसके बारे में तो हमें बात करनी ही करनी है। लेकिन आपके टॉपिक्स क्या क्या है, सबसे पहला आ जाता है टॉपिक आपका प्रोडक्शन फंक्शन को लेकर। प्रोडक्शन फंक्शन आपको पढ़ना है और फिर आपको पढ़ना है नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ प्रोडक्शन या इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न। क्लियर है? ये दो टॉपिक आपको आज अपने, ये जो थर्ड यूनिट आपका स्टार्ट हुआ है प्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसमें इन दो के बारे में आपको देखना है। ओके, ठीक। अब इस लॉ ऑफ प्रोडक्शन और लॉ ऑफ रिटर्न ये जो है, इसमें दो चीज आते हैं। पहला आता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में, इसके अंदर आता है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक, और नेक्स्ट आपको एक जो दूसरा देखना है, उसमें देखना है आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक, सो ये आपके टॉपिक हैं आपके प्रोड्यूसर वाले में। प्रोड्यूसर बिहेवियर में आपको ये पढ़ना है प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और लॉ ऑफ, या कह सकते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू, लॉ ऑफ रिटर्न क्या है। इसमें दो चीज आते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड द नेक्स्ट वन है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ओके, चलिए शुरू करते हैं तब आज का पहला टॉपिक आपका। ठीक, आज का पहला टॉपिक क्या है आपका, प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक, सो प्रोडक्शन फंक्शन पहले भी शायद देखे हो, पढ़े होगे कहीं ना कहीं। सो अगर प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात करें तो उसमें यही कहा गया है कि बेसिकली कौन कौन से चीजों पे ध्यान देना है प्रोडक्शन करते समय, आपको ऐसे कौन कौन से फंक्शंस पे ध्यान देना है, कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना है। ठीक, इसकी बात आपके प्रोडक्शन फंक्शन में की गई है। सो जो पहला चीज आपको इसका, अगर मैं आपको एक छोटा सा एक डेफिनेशन दूं तो ये क्या है, इट इज अ टेक्निकल, इट इज अ टेक्निकल
टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि अभी हमने पढ़ा है। क्या एक टेक्निकल रिलेशनशिप है बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड, जो कि आपका इनपुट हो गया, जिस यही आपका इनपुट है, इनपुट्स आप डालोगे ये, ठीक, इनपुट्स एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट। ये आपका आउटपुट हो गया, वहां जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक, क्लियर हुआ। अब इसका एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है, वाई से डिनोट करते हैं आपके प्रोडक्शन को, एल के एन टी, ये आपका फॉर्मूला बनता है। क्या मतलब हुआ इसका, where y is equals to प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक, L is equals to क्या हो जाएगा, लैंड, सारे फैक्टर प्रोडक्शन का ही देख रहे हैं, कितना फैक्टर प्रोडक्शन इनपुट डालना है, वही तो रिलेशन बता रहा है। किस चीज का रिलेशन बता रहा है ये, कि टेक्निकल रिलेशन है किसके बीच में, टेक्निकल रिलेशन है बिटवीन दी फैक्टर और प्रोडक्शन। जो भी आपने इनपुट डाला है वो इनपुट जो दिया, और कितने क्वालिटी, कैसा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट गुड्स जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, रिटर्न कितना मिल रहा है आपको, वो आपका आउटपुट। कैसे पहले पता चलेगा, जब हम इन सारे को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्शन कितना आया। सो लैंड को, लैंड हो गया, फिर के से क्या होता है, के से आपका हो जाता है कैपिटल, एन से हो जाता है, सॉरी एल से आपका लेबर होता है, मैंने गलती दिया, लेबर कैपिटल, फिर एन से हो जाता है आपका लैंड, एंड देन टी से आपका हो जाता है टेक्नोलॉजी। मुझे थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा इसे, सॉरी, टी से हो जाता है आपका टेक्नोलॉजी, ठीक। सो ये आपके बेसिक प्रोडक्शन फंक्शन में यही चीज आते हैं कि आपको लैंड, कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी, इन चारों को मिला के आपने जितना भी इनपुट दिया, उस इनपुट का आपको किस क्वालिटी में आउटपुट दिखाई दे रहा है, आउटपुट मिल रहा है, इसी की बात आपका प्रोडक्शन फंक्शन में होता है, ठीक। तो प्रोडक्शन फंक्शन में तीन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। फिर वो तीन कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल प्रोडक्शन आ जाता है, एवरेज प्रोडक्शन आ जाता है, और मार्जिनल प्रोडक्शन आ जाता है, ठीक। अब जिस तरीके से हमने यूटिलिटी में पढ़े थे, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर का देख रहे थे, तो सिमिलरली यहाँ पर किसका देखेंगे हम, टोटल प्रोडक्शन। आपने प्रोडक्शन एरिया का, पहला गुड्स बना रहे हो, 2 गुड्स बना रहे हो, 4 गुड्स बना रहे हो, 4-5 बना रहे हो, तो सोच टोटल कितना प्रोडक्शन आपने किया। फिर एवरेज इन सबका जितना भी टोटल आपने किया, 10 किया, 5 किया, तो उस 5 में से जितना आपको प्रोडक्शन निकला उसका एवरेज निकालोगे तो वो एवरेज प्रोडक्शन हो गया। और मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब जिस तरीके से आप कंज्यूमर में देख रहे थे कि हर एक एडिशनल यूनिट और कंज्यूम करने से कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फैक्शन हो रही है, उसी हिसाब से हर एक एडिशनल प्रोडक्शन यूनिट ऐड करने से प्रोड्यूसर को कितनी सेटिस्फैक्शन हो रही है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कितनी जा रही है, तो वो आ जाएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एमपी, ठीक। सो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात हमें इसमें करनी है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपके लिए डेफिनेशन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ताकि टोटल प्रोडक्शन आपको पता रहे कि टोटल क्या होता है, एवरेज क्या होता है और मार्जिनल क्या होता है, ओके। मैं देखो ये मूव हो जाएगा क्या, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती है, इसको मिटा, पूरा ही मिट गया, ठीक। सो टीपी, एमपी एंड एपी, ओके। सो टीपी क्या हो जाएगा आपका,
maximum output produced by combining a given inputs. Produced by combining a given unit. सारे जितने भी यूनिट्स हैं, आप जितने भी इनपुट्स हैं आपके, उन सारे इनपुट्स को ऐड करके, टोटल करके, जितना भी प्रोडक्शन में आपने लगाया है उसका टोटल आप करोगे, कंबाइन करोगे, तो वो जो मैक्सिमम आउटपुट आपका निकला वो आपका हो जाएगा टोटल प्रोडक्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट है मार्जिनल की बात करते हैं। तो मार्जिनल क्या है? टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम the use of one more और one less, एक ज्यादा या एक कम एक्स्ट्रा यूनिट को ऐड करने से क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है, उसको आप कहोगे मार्जिनल प्रोडक्ट। से आप क्या कहोगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या बनता है? आपको फॉर्मूला पहले से पता भी होगा कि मैं नीचे लिख देती हूँ। फॉर्मूला कैसे निकलता है इसका? सो मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। चलो अब इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ। सो नेक्स्ट आता है आपका एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या बात करता है? अब एवरेज की बात सबको जानता ही है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल में से नंबर ऑफ जितने भी ऐड मैंने किया है, नंबर ऑफ यूनिट जितने भी, उसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका एवरेज प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स डिवाइडेड बाय द total unit of the variable, total unit of the variables factor। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? AR इज इक्वल्स टू आपका TP अपॉन जितना टोटल आपका है उसको इसे कर दिया गया। ठीक, सो अभी क्या हमने देख लिया? प्रोडक्शन फंक्शन देखा है। तो प्रोडक्शन फंक्शन में कितना इनपुट डालना है और कितना आउटपुट निकल रहा है इसकी बात की गई। तो जितना इनपुट डाला है इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको प्रोडक्शन पता चलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, जो बिंदी मैंने लगाया उसका मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। ओके, नेक्स्ट अब इसमें टोटल प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या मतलब? सारे जितने भी आउटपुट हमने प्रोड्यूस किए सबको कंबाइन, जितने भी इनपुट्स हमने डाले हैं उसका जो भी आउटपुट निकल गया सबको ऐड कर दिया तो आपका टीपी निकल गया। मार्जिनल क्या हो गया कि टोटल प्रोडक्ट जितना आपने एक ऐड करने से या एक घटाने से, जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से आपको जो भी फिर रिजल्ट निकला, टोटल प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस आए उसको आप क्या कहोगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड लास्टली एवरेज की बात की गई तो एवरेज में आप समझ रहे होगे जितना भी आपने ऐड किया, जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स थे उन सबको ऐड करके आपने जितने भी वेरिएबल आपने उसमें लगाए तो उससे डिवाइड कर दिया तो उसको क्या कहोगे आप? एवरेज प्रोडक्ट। ओके, तो ये था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि आपके एक ऑथर हैं, दो ऑथर हैं एक्चुअली, जिनका प्रोडक्शन फंक्शन पे ही नाम पड़ा है। क्या नाम है उनका? सुने भी होंगे। कॉप्स टॉगलर प्रोडक्शन फंक्शन। ये भी प्रोडक्शन फंक्शन ही है, लेकिन अगर इनका नाम आगे लिखा हुआ है तो इन्होंने क्या कहा है कि हम सिर्फ दो ही इनपुट्स की बात करते हैं। हम सिर्फ दो ही, यहाँ पीछे क्या था, ये चार इनपुट्स की बात हुई थी यहाँ पर कि लेबर, कैपिटल, लैंड और टेक्नोलॉजी, इन चारों इनपुट के बारे में करेंगे, हिसाब लगाएंगे, तब प्रोडक्शन का पता चलेगा। जितना इनपुट निकाल डाले हैं फिर कितना आउटपुट निकल के आ रहा है। लेकिन इन्होंने क्या बात की थी? इन्होंने ये बात की थी कि हम सिर्फ दो ही इनपुट्स को लेंगे। अब वो दो इनपुट्स क्या है? सिर्फ 2 इनपुट्स को लेंगे। पहले पूरा नाम जान लो इनका क्या है। इनको बोलते हैं, पहले वाले का नाम है, तो ये इतना ज्यादा, ओके, सो पहले वाले का नाम है पॉल एच डॉगलर एंड C.W. कॉप
ओके, किस ईयर में दिया था इन्होंने? तो ईयर आपका है 1927 से लेकर 1928 तक। 1928, 1927, 28 में इन्होंने कहा था, दिया था ये चीज। ठीक, क्या कहा था इन्हें? इन्होंने कहा था कि हम सिर्फ 2 इनपुट्स को लेते हैं। ठीक, सिर्फ 2 इनपुट्स को लेंगे। वो कौन से 2 इनपुट्स हैं? बस पीछे 4 थे, यहाँ सिर्फ 2 ही रहेंगे। पहला उन्होंने कहा था कि लेबर को आप देखो, और दूसरा कहा था कैपिटल को देखो। दैट्स इट। यही 2 उन्होंने इनपुट्स की बात यहाँ पर की थी। ठीक है, सो जो फॉर्मूला इनका बना था वो कैसे था? फॉर्मूला इनका बना था Q इज इक्वल्स टू AL अल्फा पॉइंट K बीटा। अभी अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पर? पहले इसका फॉर्मूला देख लो कि जहां पर वेयर A इज इक्वल्स टू ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, L हो जाता है आपका लेबर, और K हो जाता है आपका कैपिटल। क्या हो जाता है? कि कैपिटल। ठीक है, सो कॉप्स एंड डगलस से प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है? उन्होंने सिर्फ 2 इनपुट लिया था। 2 इनपुट किसको बताया था? लेबर और कैपिटल को। फर्दर इन्होंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला बताया गया था क्या? AL अल्फा मल्टीप्लाई बाय K बीटा। अल्फा बीटा की बताती हूँ क्या है, बट A क्या है? ऑल फैक्टर्स। अब सारे फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को एक साथ इसने डिनोट कर दिया किसमें? A में। और फिर लेबर और कैपिटल को बस अलग से इन्होंने कहा। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि अल्फा बीटा की बात जो मैं कह रही हूँ उसकी अगर मैं बात करूं, आई होप ये दिख रहा होगा। यस, विजिबल है। ठीक, सो अल्फा की अगर बात करें तो अल्फा क्या है? अल्फा को डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे। ओके, अल्फा क्या हो जाता है? आउटपुट इलास्टिसिटी, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ किसके ऊपर है? लैंड के, लेबर के ऊपर है, तो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। एंड देन बीटा की बात करें, इससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाता है? आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपको क्या देखना है? प्रोडक्शन फंक्शन देखना है, प्रोडक्शन कितना हुआ। तो प्रोडक्शन के लिए पहले क्या बात हुई कि 4 चीज को लेके चलना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, उस चारों को मिला के किया गया, या सारे प्रोडक्शन फंक्शन जितने भी हैं सबको मिला के किया गया। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ इन्होंने क्या किया? हम सिर्फ लेबर और कैपिटल को मेन मानेंगे और इन्हीं को लेके चलेंगे, और साथ में और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एक साथ हम कर देंगे। सो यहाँ क्या किया? ऑल फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर के ऊपर लगाया गया अल्फा। इसका क्या मतलब हो गया? आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, कि कितनी एक लेबर की इलास्टिसिटी कितनी है, कितना वो आउटपुट दे पा रही है, इसकी बात पहले वाले ने की। फिर दूसरा कैपिटल की भी सेम बात बीटा की कि आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल कितना आएगा, तो उसकी बात बीटा। अब यहाँ पर बात क्या याद रखने वाली ये है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो अल्फा और बीटा का जो सम आएगा वो क्या आना चाहिए? हमेशा 1 आना चाहिए, ये याद रखना हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखती है? एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए दिखाती हूं मैं कि Q इज इक्वल्स टू AL। ठीक, अल्फा की जगह लगा है आपका पावर पे लगा है। ठीक, और K का आ गया 0.7। ठीक, इन दोनों का 1 है तो मतलब आपको रिटर्न कैसा मिल रहा है? कांस्टेंट रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या कहा? 1 आएगा तो आपको क्या मिल रहा है? कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। अब इसको अगर मैं देखूं, अगर इसको सॉल्व करूं मैं, तो यहाँ अल्फा और बीटा को सिर्फ लेके चलें तो 0.4 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा? ये 0.4 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा? 1.1 होगा। एक है कि एक से ज्यादा है? एक है कि एक से ज्यादा है? यहाँ पर एक से ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया? अगर 1 से ज्यादा है, 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न है, 1 से ज्यादा है तो रिटर्न कितना है? रिटर्न क्या है? रिटर्न वो ज्यादा है, रिटर्न इज ग्रेटर देन टू द स्केल। जितना स्केल आपने बनाया था उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। और अगर 1 आ रहा है
1 से कम आ रहा है तो आपको कम रिटर्न मिल रहा है। आपके लेबर कितना आउटपुट दे रहे हैं, कितनी लासिटी है लेबर की, कितनी लासिटी है कैपिटल की। अगर इसका 1 आ रहा है तो कांस्टेंट रिटर्न है, जितना आपने लगाया इनपुट उतना ही आपको आउटपुट में मिल रहा है। लेकिन अगर इससे कम आ रहा है तो आपको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है तो आपको अच्छा आउटपुट इंक्रीज, अच्छा आउटपुट आपको मिल रहा है। तो इसका एक बन जाता है आपका एक रूल, क्या बन जाता है रूल कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो क्या हो गया आपका कांस्टेंट रिटर्न हो गया, कांस्टेंट रिटर्न, ठीक। फिर अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो फिर क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया। फिर अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न हो गया। इसको हमेशा याद रखना, ये एक रूल है एक्सेप्टेंस का कि कब आपको एक्सेप्ट करना है, कब आपको रिजेक्ट करना है। तो अगर कांस्टेंट है और ग्रेटर देन है तो आपका अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है, आउटपुट आपका कैपिटल लेबर को लेके सारे फैक्टर्स को लेके अच्छे प्रोडक्शन हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका रिटर्न डिक्रीजिंग में जा रहा है तो आपका वो गलत हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न में गया तो। ये था आपका आज का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन जो हमने कंप्लीट किया। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पहले भी देख लिया बेसिक प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, और साथ ही साथ ये कॉप्स एंड डगलस ने क्या दिया था, इनका भी प्रोडक्शन फंक्शन हमने देख लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो आपका यही होगा लॉ ऑफ प्रोडक्शन। तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन में हम देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन लॉ होता है, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है वो लॉन्ग रन लॉ है। तो इन दो लॉ की बात करेंगे, एक साथ करेंगे, इसलिए आज इसको स्टार्ट नहीं करूंगी। इन दोनों लॉ की बात हम एक साथ करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की भी और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की भी। उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होगा जो कि है कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट के बारे में फिर हम देखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप समझ में आया होगा प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन को लेके, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम क्या था मैंने बता दिया, प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है, कैसे आपको प्रोड्यूसर के जगह पे रह के आपको इमेजिन करना है ये सारी चीजों को। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो भी बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं किए हो, व्हाट्सएप लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। उसमें सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज है, वहाँ पूछ भी सकोगे आराम से, और खुद से भी जितना भी टीम को होगा वो अपना डाउट्स आपको क्लियर कर भी देगी। ओके, पढ़ाई से रिलेटेड भी डाउट्स रहेगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आप मुझसे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप यहाँ टीम से पूछकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा क्लासेस, एंड जितने ही बच्चे हैं अदर सब्जेक्ट्स से भी क्लासेस चल रहे हैं। आपका ये EOM जो है सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, फाइनेंशियल अकाउंट क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं ही स्टार्ट करूंगी पढ़ाना, तो जो बच्चे अभी भी बच्चे हो पढ़ना चाहते हो जल्दी से आके ज्वाइन कर लो, और विल मीट ऑन लाइव। ठीक है, ऐप पे हम लाइव मिलेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।